आपने फसल उगाई, मेहनत करी, पानी डाला, दवाई डाली, बीज डाले और जब बेचने की बारी आई तो भाव ही नहीं था। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, हर उस किसान की है जो मंडी के भाव डेली यूट्यूब पर स्क्रॉल तो करता है लेकिन उनको समझता नहीं है, सिर्फ देखता रहता है। आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी क्योंकि मैं समझाने वाला हूँ किस तरीके से मंडी के अंदर फसलों के भाव डिसाइड होते हैं। तो आखिर में आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिसको आप अप्लाई करोगे तो कभी भी मात नहीं खाओगे भाव को समझने में। हमेशा लोग भाव देखते रहते हैं कि कब भाव ऊपर जा रहा है, कब भाव नीचे जा रहा है, लेकिन उनको समझता कोई नहीं है। हमेशा हमें लगता है कि काश थोड़े दिन होल्ड कर लेना चाहिए था, लेकिन कभी कभी लगता है कि काश बेच दिया होता तो फायदे में रहता। मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने समझ लिया और ज़िंदगी में अप्लाई करना चालू कर दिया तो कभी भी भाव में मात नहीं खाओगे। और लास्ट के 2 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो ये तो पक्का है कि कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। नंबर 1, प्रोडक्शन। देखो, आपने हमेशा आपके आसपास देखा होगा और सुना होगा कि यार इस साल इस फसल का रकबा ज़्यादा है। कभी सोयाबीन, कभी मूंगफली, कभी चना, कभी उड़द, कभी लहसुन, कभी प्याज। हर चीज़ में आप लोग बातें करते होंगे आसपास कि यार इस साल रकबा है। और अगर गांव की भाषा में बताऊं तो अरे यार इन साल गणी है ली भाई। तो देखो, रकबे को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि आपके आसपास जो प्रोडक्शन पिछले साल हुआ था या फिर पिछले 2-3 सालों से होता आ रहा है उसके कंपैरिजन में इस साल प्रोडक्शन कितना हुआ है। और वो चीज़ समझने के लिए हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि हमें पता चल जाए। तो उसके लिए आप लोगों को ही आपस में बातें करनी होगी। और आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग बातें करते रहते हैं इस बारे में कि यार इस साल इसका रकबा ज़्यादा है। तो आपको बस एक अंदाज़ा हर साल लगाते रहना है, या फिर एक एक्सेल शीट बना लो, एक पेज पे लिख लो, एक डायरी बना लो जिसके अंदर लिखते जाओ कि इस साल इस किसान ने इतना बोया था। और एग्जाम्पल कि मेरे पास अगर कोई किसान रहता है जिनसे मैं बातें करता हूँ डेली, तो उनसे मैं पूछ सकता हूँ कि भैया आपने पिछले साल जो मूंगफली है वो कितनी लगाई थी। अगर उन्होंने बोला 5 बीघा और इस साल वापस मैंने पूछा कि भैया आपने मूंगफली कितनी लगाई और उन्होंने बोला 10 बीघा, तो कितना रकबा बढ़ा? लगभग उन्होंने अपना रकबा डबल कर दिया है, यानी 100% बढ़ोतरी हो चुकी है। अब इसी तरीके से आपको अंदाज़ा लगाना होगा आपके आसपास के इलाके में कितना बड़ा है। अब फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे 1000 गांव है जहां पर 5-5 बीघा की खेती होती आ रही थी और इस साल वो अगर 8 बीघा पर चली गई तो लगभग 50% का रकबा यहाँ पे बढ़ा है। तो हमें उस 50% के हिसाब से कैलकुलेशन बिठानी होगी कि इस साल कितना रकबा ज़्यादा हो सकता है। अब देखो, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है यानी अगर माल ज़्यादा पैदा होगा तो मंडी के अंदर माल ज़्यादा पहुँचेगा, और अगर मंडी के अंदर माल ज़्यादा पहुँचेगा तो हमेशा हमें देखने को मिलेगा कि भाव जो है वो कम ही मिलेगा आपको। और आप ये चीज़ नोटिस करना किसी भी फसल के अंदर। अब एक तो ये तरीका हो गया कि हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारे आसपास का जो रकबा है वो इतना हो सकता है। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट की वेबसाइट या फिर एक माई किसान ऐप आता है, आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हो। उसमें सब कुछ डिटेल आती है तो वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। इसके ऊपर हम डिटेल में कभी आगे वीडियो लेके आ जाएंगे। देखो, उदाहरण के तौर पर हम लहसुन लेते हैं। पिछले साल लहसुन जब हम लगा रहे थे तब भाव चल रहे थे अप्रोक्स 25 से 35 हज़ार की रेंज में। ज़्यादा भी थे, कम भी हो गए थे, वो बात नहीं कर रहा हूँ, अप्रोक्स बोल रहा हूँ, लगभग इसी रेंज में चल रहा था। जैसे ही हमारी लहसुन निकालने की बारी आई भाव कहाँ आ गए थे? लगभग 15 से 18 की रेंज में। और अभी जो भाव है वो चल रहा है लगभग 8-9 की रेंज में। तो प्रोडक्शन का आप देख सकते हो कितना अफेक्ट होता है, क्योंकि जब भाव चल रहे थे तो लोगों ने लहसुन ज़्यादा लगाई होगी और ज़्यादा लगाई तो ज़्यादा माल स्टॉक भी किया होगा और वही वेट कर रहे थे कि कैसे भी करके मंडी के अंदर माल लेके जाएं। अभी लेके जा रहे हैं तो भाव नहीं मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2 है हु इज़ बाइंग, यानी कि परचेस कर कौन रहा है, खरीदी कौन कर रहा है। हमेशा खुद से सवाल पूछो कि यार मेरा जो माल है मैं मंडी के अंदर लेके जा रहा हूँ तो इसकी खरीदी हो क्या रही है या फिर कौन कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई क्या बातें कर रहा है, व्यापारी खरीद रहा है और कौन खरीदेगा? नहीं, व्यापारी एक मिडिल मैन है जो हमारा माल खरीद के किसी बंदे के पास पहुंचा रहा होगा। वो एंड कंज्यूमर है जो उसको कंज्यूम कर रहा होगा या कोई बाय प्रोडक्ट उसका बना रहा होगा, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा होगा जिसका वो अलग तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि डिमांड बनती कैसे। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है, वो किसी भी फसल को अगर खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, प्याज हो गया, लहसुन हो गई, सोयाबीन का तेल हो गया, कुछ भी हो सकता है, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा कब आएगी? या तो कोई त्यौहार आ जाए या फिर कोई शादी ब्याह के फंक्शन आ जाए या फिर कोई ऐसा सीजन आ जाए या फिर ऐसी महामारी आ जाए कि हमारे पास और कोई ऑप्शन बचे ही ना, तो उस प्रोडक्ट की बाजार के अंदर डिमांड आना चालू हो जाएगी। देखो, हिंदुस्तान के अंदर शादी ब्याह में हर एक घर के अंदर रसोई बनती है, हर एक घर के अंदर एक शादी का बड़ा फंक्शन होता है, चाहे वो छोटा किसान हो, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, बड़े से बड़ा रईस ज़्यादा हो या फिर गरीब से गरीब इंसान हो, वो थोड़ा बहुत तो किसी को न किसी को खिलाएगा। तो उसके लिए उसे चाहिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जांपल वो तेल यूज़ करेगा तो सोयाबीन चाहिए, मूंगफली चाहिए, या फिर प्याज लहसुन अगर सब्जी के अंदर डालेगा तो
वो सीज़न ऐसा तो है ही नहीं कि किसी एक पर्सन के लिए आया हो या फिर वो शादी एक पर्सन के लिए आई हो, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सीज़न चलेगा। तो देखो अपने अगर हिंदुओं में देखो तो शादी कब शुरू होती है, देव उठने के बाद, तो हिंदुस्तान के अंदर वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी या फिर एक्सपोर्ट चालू हो गएगा, क्योंकि शादियाँ क्या हमारे यहाँ हो रही है, त्यौहार सिर्फ हमारे यहाँ थे, दूसरे देशों में भी तो आते होंगे, तो वहाँ पर भी एक्सपोर्ट होता होगा, तो उसका हमें पता करना होगा। अब उसका कैसे पता कर सकते हैं, आप एक डायरी मेंटेन करो। अगर आप मंडी भाव देख रहे हो तो बस एक माइन्यूट सा समय निकालो, 1 या 2 मिनट, उठो, उस डायरी के अंदर नोट करो कि आज का भाव ये था, आज का भाव ये था, इस फसल का, कोई सी भी एक फसल पकड़ सकते हो जिसका आपको पता रखना है हर साल। लिखते जाओ ताकि आपको पता रहे जनवरी महीने में इस रेंज में भाव घूम रहा था, फरवरी में इस रेंज में, मार्च में इस रेंज में, तो अगले साल जब आप कंपैरिजन करोगे उसका तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ भाव इस समय पे ये अप्रोक्स चलता है। अब देखो तीसरा पॉइंट है हमारा स्टोरेज। अब हर किसान के पास स्टोरेज अवेलेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी के पास ज़्यादा क्षमता होती है तो किसी के पास कम। अगर कोई पेरिशेबल आइटम है, यानी ऐसा आइटम है जो जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे सब्जियाँ, फ्रूट्स, तो ये हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमने इनको तोड़ा हमें बेचना ही पड़ता है, हमारी मजबूरी है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं कोल्ड स्टोरेज। अब या तो हम खुद का कोल्ड स्टोरेज बनवा लें या फिर हम किराए पर अवेलेबल होता है, आसपास के इलाके में आप पता करोगे तो मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा किराया देना पड़ता है प्रति केजी। आप वो किराया थोड़ा सा भुगतो और फसल को तब बेचो जब मार्केट के अंदर डिमांड आ रही हो और प्रोडक्ट सिर्फ आपके पास या आपके आसपास जो 10 किसान है, 50 किसान है, उन्हीं के पास अवेलेबल हो। और कोई नॉन पेरिशेबल आइटम है, यानी कि कोई ऐसी फसल जो ख़राब जल्दी नहीं होती है, तो हम उसके लिए स्टोरेज कर सकते हैं। हमारे घर के अंदर हो सकता है या फिर हम एक छोटा सा टीन शेड का कुछ बनवा लें जहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। मैं नॉर्मली अगर किसानों का माइंडसेट बताऊँ तो वो ऐसा होता है कि हमारे पास अगर फसल से पैसा आया तो हमने उसको गाड़ी में लगा देना है, घर बनवा देना है, खेत ले लेंगे, लेकिन उस खेत से जो इनकम हो रही है उस खेत में वापस लगाने की हम थोड़ी सी भी जहमत नहीं उठाते हैं। स्टोरेज पे हम थोड़ा सा खर्चा करें तो हम चांसेस है कि जब ऑफ सीजन में हम माल बेचेंगे तो हमें भाव ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज। एमएसपी आपने सुना होगा, नाफेड आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। देखो एमएसपी क्या होती है, एक सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट प्रदान करती है उनकी तरफ से हमको कि आप इस फसल को इस भाव तक बेच सकते हो, इससे कम में आपसे कोई भी व्यापारी नहीं खरीदेगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि किसानों की जितनी न्यूनतम लागत होती है कम से कम वो तो निकले। तो देखो या तो हम क्रॉप ही ऐसी उगा लें जो एमएसपी पर खरीदी जा रही है, तो हमारा ये फ़ायदा होगा, कम से कम चलो इतना प्राइस तो मिल ही जाएगा। दूसरी चीज़ है नाफेड। जब नाफेड खरीदी करने पर आती है तो वो बल्क में खरीदती है, और वो सिर्फ ऐसी कंडीशन पर खरीदी करती है जब प्राइसेस किसी कारणवश बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरने लग गए हो। तो उस टाइम पर हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब नाफेड खरीदी कर रही हो तो हमें थोड़ा सा रुकना है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ा सा वेट करना है कि कम से कम 5-10 दिन 15 दिन हमें वेट करना है, ताकि नाफेड की जो खरीदी है वो बल्क में स्टार्ट हो और फिर हम हमारा माल निकाल दें। जहाँ प्राइस फॉर एग्जांपल 2000 रुपये बिक रही थी, नाफेड खरीदी कर रही है 2500-3000 के भाव में, तो हम उसको 3000 या 3000 प्लस में मंडी के अंदर बेच सकते हैं जब नाफेड की ये खरीदी चालू हो जाए। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। और ये चीज़ें हमें कहाँ से पता पड़ेगी, वही सेम चीज़ गवर्नमेंट की वेबसाइट या फिर न्यूज़। और इसी के अंदर एक तीसरी चीज़ भी है, स्टॉक लिमिट। आपने कभी कभी सुना होगा कि व्यापारी पर प्याज भंडारण की रोक लगा दी, व्यापारी पर लहसुन भंडारण की रोक लगा दी। वो गवर्नमेंट क्यों लगाती है कि जब भी व्यापारियों को लगता है कि अभी थोड़े से चांसेस है भाव बढ़ने के, क्योंकि वो इतने सालों से धंधा करते आ रहे हैं कि उन्हें पता होता है कि कौन से सीज़न भाव बढ़ता है, कौन से सीज़न कम होता है। अगर बाजार के अंदर माल कम है तो वो क्या करेंगे, खरीदेंगे और इसको स्टॉक करना चालू करेंगे। अभी स्टॉक हुआ, फिर थोड़ा स्टॉक हुआ, फिर थोड़ा स्टॉक हुआ, और ऐसे स्टॉक करते करते मार्केट के अंदर आपसे तो खरीद रहे हैं वो इस प्राइस पे, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये पे खरीद रहे हैं, अब स्टॉक करते जा रहे हैं। मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट वो खुद कर रहे हैं, डिमांड आई नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज़ को खाने वाले रातों रात बढ़ गए या 5 दिन के अंदर बढ़ गए। खाने वाले उतने ही थे, बेचने वाले कम हो गए। अब जैसे ही बेचने वाले कम हुए, यानी किसान बेच रहा है, व्यापारी नहीं बेच रहा है, जो मिडिल मैन है वो नहीं बेच रहा है, तो वहाँ से फिर वो जब आगे एंड कंज्यूमर तक पहुंचेगा, यानी नॉर्मल किसी पर्सन के पास पहुंचेगा, तो वो फिक्स है कि भाव बढ़कर ही पहुंचेगा, क्योंकि सप्लाई कम कर दी उन्होंने मार्केट के अंदर, और डिमांड तो आज भी उतनी है जितनी पहले चल रही थी। तो देखो गवर्नमेंट जब किसी फसल के ऊपर स्टॉक बैन लगा रही हो तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है, 5-10 दिन का, और अपना माल बेच देना है। अब उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। देखो अगर व्यापारी ने माल स्टॉक कर रखा है, अब उसके ऊपर लग गया बैन, वो
वो स्टॉक नहीं कर सकता है, उसे बेचना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसे अपना पैसा जो है रोटेशन में घुमाना है, माल खरीदना भी है और ये जो माल स्टॉक कर रखा है इसका पैसा भी लेना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बेचना चालू करेगा। अब इसके पास माल खत्म होता जा रहा है, ये मार्केट की डिमांड पूर्ति करता जा रहा है। अब मार्केट में डिमांड पिछले यूँ समझ लो कि 15-20 दिन 1 महीने से क्रिएटेड थी, तो जब लोगों के पास वो पहुंचेगा तो लोग उसको बल्क में बाय करना चालू कर देंगे। अब व्यापारी के पास से माल एकदम से खत्म होगा और किसानों से वो खरीदना वापस चालू करेगा। तो इस रेंज में हमें अपना माल बेच देना है, क्योंकि इसी रेंज के अंदर हमें भाव मिल जाता है। और व्यापारी से हमारा एक नया पॉइंट आता है, ट्रेडर्स या फिर मिडिल मैन, जिसको हम व्यापारी के नाम से ही जानते हैं। कभी कभी आपने मंडी के अंदर सुना होगा कि यार माल खराब हो गया या माल बहुत आ गया, जबकि आप कंडीशन देखते हो जाके तो आपको चांसेस वही मिलते हैं कि यार ये तो हर साल का गणित है, इसी हिसाब से चलता आ रहा है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी से खेलते हैं वो हमारी, यानी किसानों की साइकोलॉजी से खेला जाता है और वहाँ पर अफवाहें फैलाई जाती है कि यार माल खराब हो रहा है, माल ज़्यादा आ रहा है, भाव गिरने वाले हैं या फिर भाव बढ़ने वाले हैं। अब भाव बढ़ने में भी हमारा नुकसान है। अब वो कैसे, देखो, जब व्यापारी ने अफवाह फैलाई कि भाव बढ़ेगा तो किसान क्या करेगा, स्टॉक करेगा। स्टॉक करेगा तो मंडी के अंदर माल कम पहुंचेगा, माल कम पहुंचेगा तो जो किसान बेच रहा है उसको उस टाइम पे जितना भाव मिल रहा है वही मिल रहा है। और जैसे ही व्यापारी क्या करेंगे, हल्का सा भाव बढ़ाएंगे, हर किसान की उम्मीद थी कि भाव बढ़ेगा, और जैसे ही वो भाव बढ़ा एकदम से धड़ल्ले से किसान निकलेंगे बेचने के लिए, मंडियों के अंदर स्टॉक फुल हो जाएगा, व्यापारी को मौका मिल जाएगा, क्योंकि उनको चाहिए यही था कि माल एकदम से आए, तो वो वहाँ पर मौका ढूंढेंगे और प्राइस गिरा देंगे। और आपको ये हर मंडी के अंदर देखने को मिल सकता है कि व्यापारियों की मिलीभगत होती है, गणित चलती है। और अगर आप इस पॉइंट को रिलेट कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी से तो वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो, कभी भी पैनिक यानी कि घबराहट में आके बेचना नहीं है। हम इन चीज़ों से कैसे डील कर सकते हैं, उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। या तो आप खुद आपके आसपास के किसानों से कांटेक्ट में रहो, अलग अलग जिले के किसानों से कांटेक्ट में रहो। और जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो ये है कि कमेंट सेक्शन में जाके आपका एरिया और जिस फसल का आपको भाव पता करना है वो फसल का जो नाम है वो कमेंट कर दो। किसी अदर एरिया से अगर कोई किसान इस वीडियो को देख रहा है, फॉर एग्जांपल मैं नीमच से हूँ और मैंने नीमच कमेंट कर दिया और लहसन कमेंट कर दिया, कोई मंदसौर से देख रहा है तो मंदसौर में जब वो बैठा है, जब इस वीडियो को देख रहा है, वो कमेंट कर दे डेट के साथ कि आज ये भाव चल रहा है। तो हो सकता है चांसेस है कि हमेशा ये वीडियो के नीचे कमेंट आएगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको पता चलता रहेगा आज ये भाव है, आज ये भाव है। आपको बार बार वो यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग मंदसौर मंडी, नीमच मंडी, मनासा मंडी, चित्तौड़ मंडी, अलग अलग मंडियों के भाव देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को पॉज करो, पहले कमेंट करो और फिर वीडियो को आगे देखो, क्योंकि मात्र 2 पॉइंट और बचे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा पॉइंट है हमारा मॉनसून यानी मौसम। इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या ही एक्सप्लेन करूँ, हर किसान जानता है। अगर मौसम अच्छा रहा तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी, और पैदावार अच्छी होगी तो वही फर्स्ट पॉइंट से रिलेट कर लो, ज़्यादा पैदावार मतलब कम पैसा। और अगर चांसेस ये है कि फसल ही ख़राब हो गई, मौसम ख़राब हो गया, किसी कारणवश ओले गिर गए, ज़्यादा बारिश हो गई, फसल ख़राब हो गई, कम प्रोडक्शन हुआ, कम प्रोडक्शन हुआ मतलब भाव चांसेस है कि ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। बस मॉनसून का आपको अपडेट लेते रहना है हमेशा। उसके लिए आप वेदर फोरकास्ट के जितने भी ऐप्स हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैं नीमच से हूँ तो सिर्फ नीमच या फिर अपने गांव का ही नहीं देखना है। वहाँ पर ऑप्शन आता है लोकेशन का, हमें वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है मंदसौर, हमें वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है चित्तौड़, और अगर जैसे मैं प्याज की खेती कर रहा हूँ तो मुझे सिलेक्ट कर लेना है नासिक, क्योंकि नासिक में सबसे ज़्यादा प्याज होते हैं। वहाँ के प्याज बिगड़ेंगे तो यहाँ के प्याज का भाव मिलेगा। तो ये तरीका अपना सकते हो। नासिक में देख सकते हो कि यार बारिश ज़्यादा चल रही है, क्या कंडीशन है, या फिर आप न्यूज़ देख सकते हो, वहाँ पर तो आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ इस इलाके में क्या चल रही है। आप डीडी महाराष्ट्र खोल लो, आपको पता चल जाएगा वहाँ की क्या कंडीशन है। और लास्ट पॉइंट है हमारा राइट टाइम टू सेल, यानी कि बेचने का सही समय पकड़ना है। अब वो कब मिलता है, देखो कभी भी फसल लगाते हैं तब चांसेस होते हैं कि भाव मिलता है। क्यों? क्योंकि हर किसान को बीज चाहिए होता है, और अगर बीज किसानों के पास इतना अवेलेबल नहीं है तो चांसेस है कि भाव मिल जाएंगे। फसल लगी, फसल लगने के बाद जब वो हार्वेस्ट होगी तो हार्वेस्ट वो बल्क में हो रही है। अब मेरे 2 बोरी निकल रही है वो बात अलग है, लेकिन 2-2 बोरी करके किसान कितने हैं? हज़ारों किसान हैं। हज़ारों किसान जब अपना प्रोडक्शन लेके मंडी पहुंच जाएंगे एक साथ तो चांसेस है ना भाव गिरेंगे। और यही हमें हर फसल हर सीज़न देखने को मिलता है कि जब सीज़न आता है तब भाव गिरे रहते हैं, यानी कि जब कटाई होती है तब भाव गिरे रहते हैं। और फिर जब 1-2 महीने निकल जाते हैं तो
तो मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होता है, यानी कि थोड़ा एक रेंज में फंस जाता है, क्योंकि उस टाइम में माल तो मार्केट में आ ही रहा होता है, फिर चाहे कम आ रहा हो लेकिन आ रहा है, और कम से कम 4-5 महीने निकल जाते हैं। उसके बाद फिर प्राइजेस होते हैं चांसेस कि बढ़ने चालू हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अभी भी उतनी है, लेकिन अब जो सप्लाई है वो थोड़ी कम होती जा रही है। और जो मैं आपको फॉर्मूला देने वाला था वो यही है कि आप इन 7 पॉइंट पे काम करते रहो, चांसेस हैं कि आप कभी भी भाव में मात नहीं खाओगे। बस हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स के भरोसे ही मत चलना। कभी कभी एक आध चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है और किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं करना है। सातों के सातों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सातों का ध्यान रखना है और सातों पर काम करना है। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो वो टॉपिक, मैं उसके ऊपर जल्दी वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगली वीडियो हमारी शुक्रवार को आने वाली है, उससे पहले आप कमेंट कर दो, वरना फिर जो मैंने टॉपिक डिसाइड कर रखा है उस पर तो मैं लेके आने ही वाला हूँ, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है।